राधे आप सभी को। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इंडियन पॉलिटी की क्लास हमारी एक हो चुकी थी। हमने जाना क्या क्या था, एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राज्य वह इकाई है वह इकाई है जिसमें लोगों के समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक बाहरी दबावों से मुक्त सरकार जो है वो संपूर्ण रूप से कार्य करती है। हमने जाना था कि सरकार के राज्य के 4 एलिमेंट्स होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। वहीं हमने जाना था कि भी कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र बुक के अंदर इन्होंने कहा कि राज्य के 7 अंग है, यानी 7 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? तो भूभाग, दुर्ग, राजा, राजकोष। भूभाग, दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र राजा या फिर मित्र राजा, अमात्य मंत्री को बोलते हैं। उसके बाद में फिर हमने जाना था कि भी ये राज्य है तो राष्ट्र क्या है? लोगों का वो समुदाय जो एक ही प्रकार की भाषा बोलता है, एक ही प्रकार का कल्चर फॉलो कर रहा है, एक ही प्रकार की लैंग्वेज, एक ही प्रकार का खान पान वगैरह जो एक ही और एरिया के अंदर फॉलो करे जा रहे हैं, वो कहलाता है राष्ट्र। वो अवधारणा राष्ट्र की है। क्या भारत राष्ट्र है? भारत राष्ट्र है, भारत राज्य है। जापान राज्य भी है, राष्ट्र भी है। अमेरिका राष्ट्र नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मैंने बताया था खूब सारे लोग यूरोपियन जो बहुत पहले जो है वो वहाँ गए हुए थे और यूरोपियन लोगों को एज ए सजा के तौर पर वहाँ पे छोड़ा जाता था। फिर हमने जाना था कि भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। सबसे पहला था राजत्व के दैवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। तो पहली थ्योरी तो ये थी कि भी राज्य अस्तित्व में आया ऐसे। दूसरा था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यह सिद्धांत जॉन लॉक, होब्स और रूसो ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार और सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना हुई। इस सिद्धांत के अनुसार पहले और मत्स्य न्याय की अवधारणा हुआ करती थी और राज्य के लोगों ने अपनी समस्त शक्तियां राज्य के किसी एक व्यक्ति को दे दी और बदले में उस व्यक्ति ने राज्य की समस्त जनता की सुरक्षा की गारंटी ली। आज भी हम मतदान के माध्यम से हमारी सारी शक्तियां जो है वो हमारे प्रतिनिधि को लोकतंत्र के अंदर देते हैं और वो बंदा हमारी क्या करता है, सेफ्टी सुरक्षा जो वो करता है। इतना हमने जाना। इसके बाद हमने जाना था कि भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखो, शासन की 3 शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है और तीनों शक्तियों को अगर राजा के और अधीन रहेगी तो राजा निरंकुश हो जाएगा। तो फ्रांसीसी विचारक था एक मोंटेस्क्यू, जिन्हें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शासन की तीनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। और एग्जैक्टली ये व्यवस्था जो धीरे धीरे लोगों ने अपना ली और जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अच्छा, फिर हमने जाना था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एक बार मैं वापस बता दूं, विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जो क्या करती है? न्याय करती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा, अपने को एक बात और समझनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में विधायिका विधायिका देखो, एक तो केंद्र के अंदर भी है, दूसरी राज्य में है। कार्यपालिका केंद्र में भी है और राज्य में है। एक बात मैंने आपको बता दी कि सुप्रीम कोर्ट होता है केंद्र में और इसके अंडर में होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अंडर में होता है सुप्रीम कोर्ट के। हम लिखेंगे क्या, वो सुनना। भारत में बताओ एकल विधायिका है कि डबल है? केंद्र की अलग है, राज्यों की अलग है। तो क्या लाइन क्या लिखेंगे कि भारत में दोहरी विधायिका है। क्या है? अर्थात केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग क्या है? विधायिका है। अलग अलग क्या है? विधायिका। अच्छा, अगली लाइन, भारत में कार्यपालिका डबल है कि सिंगल है? केंद्र की अलग है, राज्यों की अलग है। तो भारत में दोहरी कार्यपालिका है। अर्थात केंद्र तथा राज्यों में
अलग अलग क्या है, कार्यपालिका है। अच्छा, भारत में न्यायपालिका का क्या प्रावधान है, सिंगल है कि डबल है? भारत में न्यायपालिका, मैंने बताया था न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या आता है, हाई कोर्ट। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन सा आता है, हाई कोर्ट आता है। तो भारत में एकल है कि सिंगल है, डबल है? भारत में एकल न्यायपालिका है, अर्थात सुप्रीम को बोलते हैं सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय है। तो भारत में क्या है बताओ, भारत में डबल है, क्या डबल है, विधायिका डबल है, कार्यपालिका डबल है, न्यायपालिका जो सिंगल है। तो हम क्या लिखेंगे कि भारत में दोहरी विधायिका है, अर्थात केंद्र में तथा राज्यों में अलग अलग विधायिका है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि भारत में दोहरी कार्यपालिका है, अर्थात केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग कार्यपालिका है। भारत में एकल न्यायपालिका है, केंद्र की न्यायपालिका अलग है, राज्यों की न्यायपालिका अलग है। सॉरी, भारत में एकल न्यायपालिका है, केंद्र की न्यायपालिका का अधीन ही राज्यों की न्यायपालिका है, केंद्र की न्यायपालिका का अधीन राज्य की न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। अच्छा, क्या यह व्यवस्था सिर्फ भारत भारत में ही है? देखते हैं, देखो देखो भारत में क्या स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है क्या, अलग से? तो भारत में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। अर्थात कार्यपालिका विधायिका का ही एक भाग है। कार्यपालिका विधायिका का क्या एक भाग है। अच्छा, भारत में, अच्छा ये तो होगी बात भारत की। अगर मैं भारत का मैप डायग्राम बना के समझाऊं तो ये तो क्या है, विधायिका, विधायिका के अंडर में क्या है, कार्यपालिका। मैं समझाऊंगा, देखो ये हो जाएगी अपनी न्यायपालिका। देखो अपने जो मेंबर्स जो है, जो सदस्य जो है, जो अपने जो अपने विधायिका के जो मेंबर है, विधायिका के अंदर यानी संसद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है वो बनते हैं मंत्री। क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। अच्छा, संसद के मैंने बताया था दो सदन होते हैं, दो सदन के संसद के जो सिलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं उनको मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट बनाया जाता है उनको। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य विधायिका के बनाए जाते हैं, इसलिए विधायिका के बंदे ही कार्यपालिका के अंदर बैठते हैं, इसलिए विधायिका के अंडर में क्या हो गया, कार्यपालिका। जबकि न्यायपालिका, इन दोनों, न्यायपालिका का इन दोनों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसलिए न्यायपालिका तो होगी दोनों से अलग है, और वो दोनों एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था है। तो क्या भारत में और भारत में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण शक्तियों का अलग अलग बंटवारा है क्या, नहीं है। अर्थात कार्यपालिका विधायिका का ही भाग है, कार्यपालिका किसका भाग है, विधायिका का ही भाग है। ब्रिटेन में क्या सिस्टम है वो और देख लेते हैं एक बार। देखो ब्रिटेन में, जैसे मान लो मैं पहले डायग्राम बना के समझा दूं, या फिर पहले मैं लिख दूं, ब्रिटेन में भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। अर्थात ब्रिटेन में कार्यपालिका
तथा न्यायपालिका किसके पार्ट है? विधायिका के ही भाग है। किसके भाग होते हैं? विधायिका के ही भाग है। अब इस बात की आप लोगों को लाइन समझ आ गई होगी। तो क्या ब्रिटेन में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है? नहीं है। ब्रिटेन में भी स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। और क्या नहीं है? तो ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है? तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। क्या भारत में किसकी सर्वोच्चता है? क्या संसदीय सर्वोच्चता है या कार्यपालिका की या न्यायपालिका की? ये बताओ आप, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? विधायिका की, कार्यपालिका की अथवा न्यायपालिका की? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की। तो अब देखो, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर लेता। नोट, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। अच्छा, ये बात समझ आ गई। ब्रिटेन में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है तथा ब्रिटेन के अंदर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका विधायिका का भाग है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, ना कि संविधान, ना कि और अपने विधायिका कार्यपालिका इनकी। अच्छा, ब्रिटेन का डायग्राम कैसे बनाया जाएगा? तो ये तो होगी ब्रिटेन की विधायिका। क्या हो गई ये? मैंने आपको बताया था कि भी कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका की भाग है। तो ये होगी कार्यपालिका, ये होगी न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ब्रिटेन के अंदर ये जो है वो सिस्टम रहने वाला है। आपको बात समझ आ गई होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि भारत में विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में बैठते हैं, इसलिए वो दोनों आपस के अंदर जुड़ी हुई है। ब्रिटेन के अंदर न्यायपालिका के बंदे, कार्यपालिका के बंदे दोनों विधायिका के हैं, इसलिए तीनों आपस के अंदर मिले जुले हैं। अब बारी आती है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किसकी बारी आती है? अमेरिका की। क्या लगता है तुम लोगों को? यूएसए में स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। यूएसए के अंदर स्पष्ट है। यूएसए में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका पूर्णतः पृथक है। तीनों क्या है? अलग अलग है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है। बाकी हर जगह मैंने आपको देखा, भारत के अंदर देखा था, भारत के अंदर विधायिका कार्यपालिका आपस के अंदर कोई ना कोई लेना देना था, यानी विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में जाते हैं। ब्रिटेन के अंदर हमने जाना था कि कार्यपालिका के अंदर और विधायिका के सदस्य जो कार्यपालिका में बैठते हैं और विधायिका के सदस्य न्यायपालिका के अंदर बैठते हैं। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका दोनों विधायिका के अंदर में थी। अमेरिका में तीनों अलग अलग है, आपस में तीनों का कोई लेना देना नहीं है। और अमेरिका में एक और इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिका के अंदर जो बंदे विधायिका के सदस्य बनते हैं, जो बंदे, और वो पहले कार्यपालिका से अगर कोई बंदा है और वो विधायिका का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको कार्यपालिका से इस्तीफा देना पड़ेगा। ब्रिटेन में ये सिस्टम है। और अगर कार्यपालिका का बनना चाहता है, विधायिका का है, तो सबसे पहले विधायिका से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यूएसए के अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर जो मंत्री बनते हैं ना, वो किसी भी आधार पर बनाए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसके सदस्य होंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि कार्यपालिका के सदस्य होंगे। अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री बनते हैं, उनको वहां का जो राष्ट्रपति है वो किसी को भी बना सकता है। कोई ये जरूरी नहीं है कि बंदा जो है विधायिका का सदस्य होना जरूरी है या फिर बंदा कार्यपालिका का सदस्य होना जरूरी है।
इसलिए जब भी भारत के दौरे पर आते हैं तो 3-4 लुगाई टाबरों के साथ में ले आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी भारत के अंदर जेडी वेंस यूएसए के उपराष्ट्रपति आए थे, जो जयपुर आए थे, अपने 3-4 दिन के दौरे पे आए थे। इसी टाइम जो पहलगाम अटैक हो जाता है, तो जब जेडी वेंस जयपुर आते हैं तो उनकी वाइफ जो थी, वाइफ के साथ और लुगाई टाबरों को, वो आंध्र प्रदेश के अंदर उनका कोई जो हो स्थान है, नाम उनकी वाइफ जो थी उनका कोई लेना देना था, तो अपने लुगाई टाबरों को जेडी वेंस लेके सभी को साथ में लेके आ जाते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई मंत्रालय उनको सौंपा हुआ होता है। किनको? सभी को। सभी को मतलब एकदम बर्थडे से नहीं, एक जैसे मान लो जेडी वेंस की वाइफ भी साथ में थे, तो जेडी वेंस के जो कि उपराष्ट्रपति है और जेडी वेंस के साथ साथ उनकी वाइफ को भी कोई ना कोई मंत्रालय जो सौंपा हुआ था। तो ये जरूरी नहीं है अमेरिका के अंदर कि बंदा विधायिका का सदस्य होगा या फिर कार्यपालिका का सदस्य होगा फिर ही हम उसको क्या करेंगे, मंत्री बनाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है संविधान। क्या है संविधान? संविधान क्या होता है? देखो, संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाई जाती है, उसको कहते हैं संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए क्या बनती है? एक सभा, एक मीटिंग होती है, लोग बैठते हैं, लोग बैठ के आपस के अंदर एक मीटिंग बैठाते हैं कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हमें क्या क्या बनाना चाहिए क्या क्या नहीं बनाना चाहिए। एग्जैक्टली वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संविधान। क्या कहलाती है? वो संविधान कहलाता है। अच्छा, संविधान बनाने के लिए जो मीटिंग है, जो लोग है, जो सभा है, वही कहलाती है संविधान सभा। एक ऐसी किताब जिसके अंदर नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं भारत को चलाने के लिए, क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और इसके साथ साथ नया संविधान किसका है? नेपाल का, 2008 में बना है। नेपाल के अंदर संविधान 2008 में बना है और 2015 तक जाते जाते वो कंप्लीट हुआ। 2008 तक तो वहां पर और राजतंत्र हुआ करता था नेपाल के अंदर। 2008 के बाद में 2015 तक नेपाल का संविधान बना था। 2015 के बाद में 2022, 23, 24 तक 8-9 प्रधानमंत्री जो चेंज हो जाते हैं अमेरिका के, सॉरी, नेपाल के अंदर। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 2-1 साल पहले भी बयान भी दिया था कि भी ये कुछ सिस्टम जो उसका रहने वाला था। हमने फिर क्या जाना? हमने ये जाना कि एक ऐसी किताब जिसके अंदर खूब सारे कानून कायदे नियम लिखे हुए होते हैं, ये वही नियम होते हैं जो एक देश को चलाने के लिए होते हैं, और उस किताब को कहते हैं संविधान। वो संविधान के लिए जो सभा बनेगी वो कहलाती है संविधान सभा। अच्छा, संविधान बनाएंगे तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत होगी। सबसे पहले किस बंदे ने संविधान सभा की डिमांड करी थी? तो 1895 के अंदर अपने एक बंदे हुए जिसका नाम बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1895 में डिमांड करी थी। अब आता है 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने कहा कि भी बिल्कुल संविधान सभा बननी चाहिए। महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था कि यंग इंडिया। 22 के बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी। उस रिपोर्ट का कहता है नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, 1928 के बाद 1934 एक बंदा था M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। मैं पहले देखो पूरा बता दूं। 34 के बाद 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस में बिल्कुल संविधान सभा बननी चाहिए। 35 के बाद 1938 जवाहरलाल नेहरू, ये डिमांड जो संविधान सभा की लोगों की रहने वाली, लोगों की और रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में कह दिया था कि संविधान सभा बननी चाहिए। एग्जैक्टली बाल गंगाधर तिलक के बाद में एक बंदा जिसका नाम है महात्मा गांधी, गांधी ने कहा संविधान सभा बननी चाहिए।
गांधी जी के बाद में नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल जी नेहरू ने प्रकाशित करी थी। और मोतीलाल जी नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, उन्होंने कहा संविधान सभा बननी चाहिए। 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल जी कह देते हैं। 1934 के अंदर एम.एन. रॉय, यहां तक वो डायरेक्ट नहीं कहता कि संविधान सभा बनाओ, बट एम.एन. रॉय सीधा कहता है सबसे पहले कि संविधान सभा बननी चाहिए। सीधा कहता है, इसका मतलब औपचारिक है कि अनौपचारिक है? औपचारिक डिमांड। अच्छा, जब ये सीधा कह रहा है तो घुमा के किसने कहा था कि भी संविधान के, भारत के लिए कानून जो भारत के लोग बनाए तो अच्छा है? वो कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। तो औपचारिक है कि अनौपचारिक है? अनौपचारिक मांग। तो ये ध्यान रखना, संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले किसने करी थी? बाल गंगा। औपचारिक मांग एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। संविधान सभा की अनौपचारिक मांग सबसे पहले डिमांड किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895। अब आते हैं कांग्रेस। 35 के अंदर कांग्रेस कह रही कि अब संविधान सभा बननी चाहिए। कांग्रेस ने संविधान सभा की डिमांड करी थी 1935 के अंदर, और 35 के अंदर डिमांड करी। तो 1938 के अंदर कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी ने कहा था कि देखो संविधान बनना चाहिए, और ऐसे, और संविधान सभा बननी चाहिए, और वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित, जिनकी उम्र 18 साल है, वो सारे लोग निर्वाचित यानी वोट देंगे, ऐसी संविधान सभा बननी चाहिए। वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की क्या की थी? मांग की थी। ये ध्यान रखना। अंग्रेज अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कि भी संविधान सभा बनानी है कि नहीं बनानी, किसको क्या, कुछ यहाँ पे ये जो करे जा रहे हैं। अंग्रेजों ने यहां तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1895 के से लेकर के 1938 तक अंग्रेजों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देख लो, 43 साल अपने वाले संविधान सभा करते रह गए। 1922 के अंदर जब संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने करी, तो गांधी जी को लगा कि काफी लंबा टाइम हो गया, वो संविधान सभा छेड़े। 22 के बाद में नेहरू जी, नेहरू रिपोर्ट, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है मोतीलाल जी नेहरू, मोतीलाल जी नेहरू जी ने डिमांड करी थी। उसके बाद में 1935 के बाद में 38 के बाद में अंग्रेजों का एक रिप्लाई आता है 1940 को, जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के अंदर अंग्रेजों ने कहा कि हाँ हाँ निर्माण करेंगे। अंग्रेजों ने ना तो ये कहा कि संविधान बनाएंगे, अंग्रेजों ने ना ये कहा कि संविधान सभा बनाएंगे। और अगस्त प्रस्ताव जब आया तो अंग्रेजों ने कहीं पर भी संविधान सभा का नाम ही नहीं लिया था, संविधान सभा का उल्लेख ही नहीं किया। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। यह टाइम देख लो, 1938 के बाद में प्रथम दूसरा विश्व युद्ध चालू, 1940 विश्व युद्ध हो रहा है, 1942 के अंदर आ रहा है क्रिप्स मिशन। कौन आ रहा है? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कह रहा है कि देखो संविधान सभा तो बना देंगे, पर ये नेहरू जी जो डिमांड कर रहे हैं ना कि भाई निर्वाचित होनी चाहिए, वयस्क मताधिकार लेंगे, ऐसा नहीं होगा। संविधान सभा तो बना देंगे 1942 के अंदर। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। एक बंदा था, इसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स ने कहा कि संविधान सभा बना देंगे, बट वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की नहीं होगी। निर्वाचित एक बार कर गिरा देंगे, बट वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं होगी। हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है, और अचानक हम 40 करोड़ लोगों का पहली बार वोट नहीं करवा सकते।
क्योंकि पहली बार इनके पहचान पत्र रिलीज करने पड़ेंगे, आयोग बनाने पड़ेंगे चुनावों के लिए, तो इतना ज्यादा कम टाइम में पॉसिबल है नहीं। दूसरा, हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि आपके इंडिया के अंदर एजुकेशन की कमी है, तो लोगों को पता नहीं है कि भाई वोट क्या होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, किसको देना है, किसको नहीं देना। जनता को तो बुला लोगे तुम लोग पहले ही। तो हम निर्वाचित तो कर देंगे पर वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं करेंगे। और हाँ, ये जो करेंगे वो हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। जब क्रिप्स मिशन जब ये बात कह रहा था, ये बात कह के चला गया, तो गांधी जी ने पीछे से कहा कि तो पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसा चेक जिस पे तारीख नहीं लिखी गई है। आपको 1 करोड़ का चेक दे दे और आप बैंक में चले जाओ और तारीख लिखी हुई नहीं है, और आप वो कह देंगे 1 करोड़ देंगे, कब दोगे? देंगे जब मेरी मर्जी होगी तब देंगे। ये क्या मतलब है कब दोगे? देगा मर्जी होगी तब। आपकी मर्जी 10 साल बाद में हुई, 100 साल बाद में हुई, 100 साल बाद में बंदा मर गया, अब 1 करोड़ किसके काम आने वाले हैं? तो ऐसा चेक पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। और गांधी जी ने कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है ये, तो क्या करेंगे इस चेक का जिसके अंदर तारीख ही नहीं भरी हुई है? और नेहरू जी ने कहा बिल्कुल गांधी जी सही कह रहे हो आप, पोस्ट डेटेड तो है ही है, टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ऐसी बैंक जो बैंक तो टूटी हुई है, और इस बैंक टूटी हुई बैंक के लिए पोस्ट डेटेड चेक रिलीज किया है इस क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। तो 2 कथन, एक तो नेहरू जी ने कहा कि टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, और गांधी जी कह रहे हैं कि पोस्ट डेटेड क्या है? चेक है। अब आता है 1946 को आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि भी संविधान सभा बना देंगे, निर्वाचित बना देंगे, और निर्वाचित के साथ साथ हम एमएलए से चुनाव करवा लेंगे। देखो मैं लिखा हूं, देखो, कैबिनेट मिशन की सहायता से या अनुशंसा पर प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया जाना था, किया गया। और कैबिनेट जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के अंदर, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भाई संविधान प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा तुम्हारी संविधान सभा बन जाएगी, चिंता करना ये कतई आवश्यकता नहीं है। और सुनो, ये तो संविधान सभा बनेगी, निम्न सदन प्रांतीय विधानमंडल, सुन लेना वापस गौर से। अपने उन्होंने कहा कि निम्न सदन और उच्च सदन क्या है और समझाओ। प्रांत क्षेत्र जैसे राज्य, आज जैसे मान लो आज एज एग्जांपल, आज हमारे राजस्थान के अंदर क्या है? राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल। कितने सदन होते हैं? एक तो होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद और विधान, अच्छा, विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, क्या कहते हैं? और विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। तो 2 काम हो सकते हैं, या तो राज्य विधानसभा के विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? एमएलए। तो संविधान सभा का चुनाव तुम्हारे एमएलए करेंगे, जनता नहीं करेगी। 18 साल से उम्र चाहे भले कितने लोग हो, हम उनसे वोट नहीं करवाएंगे, हम तुम्हारे हर राज्य के एमएलए से वोट करवा लेंगे। हम इंडियंस से कहा ये ठीक है। कितने लोग करवाओगे तुम लोग? कितने लोगों को इसके अंदर संविधान सभा के अंदर और मिलाओगे? तो अंग्रेजों ने कहा जितने तुम्हारे भारत की जनसंख्या है ना, उन जनसंख्या के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक बंदा निर्धारित कर देंगे, और एक एमएलए जो 10 लाख की जनसंख्या पर जो निर्वाचित हो जाएगा। तो तुम्हारे देख लो कितने हैं, लगभग 39-40 1 करोड़ है, तो 389 एक मेंबर होंगे, 396 लगभग, मान लो 400, अपने लगभग राउंड फिगर के अंदर 400 मान लो कि इतने मेंबर होंगे। देख लेना भाई,
अपने उन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू की। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा क्या किया गया था, चुनाव किया गया था। और कितने सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या अपने वालों ने कैलकुलेट करी। टोटल बंदे जनसंख्या जो हुई उसके अकॉर्डिंग संविधान सभा के सदस्य बैठे 389। कितने हुए थे, 389। देखो सिलेक्शन की 3 प्रोसेस होती है। एक तो होती है निर्वाचित, एक होता है सिलेक्शन सीधा, एक होता है मनोनीत। निर्वाचित वोट देके निर्वाचित करे जाते हैं, सिलेक्शन पेपर दे करके पास करे जाते हैं, मनोनीत बंदे को लगा कि इसको बना दिया जाए, इसको बैठा दिया जाए, तो वो मनोनीत है। 3 टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो अब बताओ ये निर्वाचित करे जाएंगे कि मनोनीत करे जाएंगे, मनोनीत करे जाएंगे 389 सदस्य। फिर उन्होंने कहा कि सुनो 389 में से 93 सदस्य तो ले आएंगे रियासतों से, रियासतों से 93 कहां से ले आएंगे, रियासतों से। कितने बच गए पीछे, अपने लोगों का 296, 296 ले आएंगे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से। अच्छा 296 में से एक और डिवाइड कर लेंगे, 292 तो आ जाएंगे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से। और 4 सदस्य आ जाएंगे यूटी, उस वाले टाइम की यूटी जो थी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 4 यूटी हुआ करती थी अपने हमारे भारत के अंदर। कौन कौन सी हुआ करती थी, ABCD। ए का मतलब होता है अफगानी और ब्लू अजमेर मेरवाड़ा, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग, डी दिल्ली। अजमेर मेरवाड़ा कहाँ है, अपने राजस्थान में। बलूचिस्तान कहाँ है, अब पाकिस्तान के अंदर है। कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। दिल्ली कहाँ है, हमारी भारतीय कैपिटल है न्यू दिल्ली। इतने मेंबर लेंगे, ठीक है। 389 ले रहे हैं, 93 बंदे रियासतों से जाएंगे, 296 बंदे ब्रिटिश भारत से जाएंगे। ब्रिटिश भारत से 296 में से 292 बंदे तो पक्के पक्के जाएंगे। बचे 4 को लेंगे यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से। और उन 4 के अंदर भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 4 ही है, तो 4 से एक बंदे वहां से ले लेंगे। और सुनो ये तो लेंगे निर्वाचित, यहां पे तो बकायदा पूरा वोट होगा, MLA पूरा वोट करेंगे। ये वाले सदस्य तो कौन से होंगे, निर्वाचित। ये तो कौन से होंगे, निर्वाचित होंगे। वो वाले होंगे मनोनीत, कौन से होंगे, मनोनीत। मैंने कहा था 3 टाइप के। अब रियासतों में कौन बैठा रहता है, राजा। राजा को जब लगेगा कि मैं मेरे बुआ के लड़के को भेज दूं तो भेज देगा। राजा को जब लगेगा कि मैं मेरे ताऊ के लड़के को भेज दूं जो पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट है, शायद ये संविधान सभा का निर्माण करने में सहायता करेगा कुछ ना कुछ, राजा भेज देगा। राजा को लगेगा कि मैं मेरे मित्र को भेज दूं, राजा भेज देगा। राजा को लगेगा मेरे दरबार के अंदर एक पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, उसको भेज दूं तो राजा भेज देगा। ये ऐसे वाले सदस्य कहलाते हैं मनोनीत। और यहां पर होते हैं निर्वाचित, पूरी तरीके से वोट दे करके। इलेक्शन होगा बकायदा, चुनाव होंगे, चुनाव के अंदर जो बंदा जीत गया वो बंदा संविधान सभा का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। तो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का चुनाव करवाया गया था। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा क्या करवाया गया था, चुनाव करवाया गया। और इतना सुनते ही जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना भड़के। और जिन्ना ने कहा ये क्या मतलब है, ये क्या तरीका है, तुम लोग जो अपने आप हिसाब से अपने हिसाब से बना के बैठ रहे हो, हमें संविधान सभा के अंदर शामिल ही नहीं होना, हमें तो पूरा पाकिस्तान अलग चाहिए। कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और एक बंदा और आया था, उन्होंने जिन्ना को समझाया कि जिन्ना यार ऐसे मत किया कर,
संविधान सभा बनने जा रही है, दोनों देशों का सम्मिलित रूप से संविधान बनेगा। संविधान संविधान तो साथ में बना लो, बाद में अलग होना है नहीं होना तुम जानो, तुम लोगों का काम जाने, पहले ही क्यों अलग हो रहे हो। और जिन्ना ने कहा हम अलग होंगे ना तो हमारा संविधान भी अलग ही होगा। अपने वालों ने जिन्ना को खूब सारा समझाया पर जिन्ना माने ही नहीं। इन्होंने कहा मेरा फैसला अंतिम फैसला है। और देख लो तुम लोग सीधी तरीके से पाकिस्तान को अलग कर रहे हो तो ठीक है, वरना अंगुली टेढ़ी करनी भी मेरे को आती है। हमने जिन्ना को लालच दिया, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जिन्ना की तरफ से। क्या रखा? हमने जिन्ना को कहा कि 292 में से 78 सीटें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए होगी, मुस्लिमों के लिए होगी। 210 में से सीधी सीधी मुस्लिमों के लिए होगी। और तुम्हारे ऊपर सिख, पंजाब प्रांत के अंदर 4 सीटें सीधी सीधी सिखों के पास होगी। कितनी बच गई? 292 होगी। और 210 सदस्य, 210 सीटें जो है वो सामान्य की रख देते हैं। इस सामान्य में हिंदू, जैन, फारसी सब आ जाएंगे, जो है वो सारे वो सभी लोगों को 210 के अंदर मिला लेंगे। सिखों के लिए हम 4 सीटें रिजर्व कर रहे हैं, 78 सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर रहे हैं। जिन्ना को लगा कि एक बार चुनाव देख लेते हैं। जुलाई अगस्त 1946 को हो गया चुनाव। जुलाई अगस्त 1946 को क्या हो गया? चुनाव। जुलाई अगस्त 1946 को 1946 को क्या हो जाता है? इलेक्शन हो जाता है। जब चुनाव हुआ तो अकेली कांग्रेस इस 210 में से 199 सीटें ले गई। अकेली कांग्रेस सिखों के 4 में से 3 सीटें ले गई। अकेली कांग्रेस 78 में से 3 सीटें ले गई। अकेली कांग्रेस 4 में से 3 सीटें यहां ले गई। कांग्रेस की कितनी हो गई? 3 3 6 3 9 9 और 199 208। कांग्रेस की कितनी आ गई? 208। अच्छा, ये सीटें मुस्लिमों के लिए है जिसमें चुनाव तो हिंदू भी लड़ सकते, चुनाव तो कांग्रेस भी लड़ सकती है। अब वो मुस्लिम सदस्य कांग्रेस के सदस्य भी हो सकते हैं। बट मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की एक पार्टी हुआ करती थी और मुस्लिम लीग ने एक सदस्य जीते थे 73। और मुस्लिम लीग के पास जब 73 सदस्य आए, आते ही जिन्ना का दिमाग ठनका और जिन्ना ने कहा कि ये क्या तरीका है, 73 ही सीट जीत पाए हूं मैं 78 में से। अपने वालों ने वापस जिन्ना को समझाया कि 78 में से 73 जीत गया, 5 ही तो कम रही है, तो पूरा जीत गया। और जिन्ना ने दिमाग में कैलकुलेशन लगाना चालू किया कि 78 73 ये एक साइड में मान भी लूं कि 100 ये जो 93 रियासतों वाली है वो मेरे पास आ जाए, 3 और 3 6, 9 और 7 16, टोटल मेरे पास सीटें हो जाएगी 166। इनके पास कितनी है? 2। और जिन्ना को लगा, और जिन्ना ने वापस माथा ठनका, जिन्ना को लगा 208 इनके पास है। हालांकि ये फाइनल नहीं है कि रियासतों वाली मेरे पास आएगी आएगी, पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि अगर मेरे पास आ जाए तो भी इनसे कम रहेगी, और इनसे कम रहेगी इसका मतलब संविधान सभा में दबदबा तो इनका रहेगा और मेरे को तो कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। और मेरे को छोटी सी कुर्सी लाके बैठा देंगे और जिन्ना जिन्ना करते रहेंगे, बाकी दबदबा तो कांग्रेस वालों का रहेगा। और जिन्ना ने कहा मैं इस संविधान सभा को मानता ही नहीं और ना ही मैं चुनाव को मानता हूं। क्या करना है क्या नहीं करना देख लो तुम लोगों के हिसाब से। आज के बाद मेरे सामने नाम ही मत लेना संविधान सभा का चुनाव का। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने खूब जिन्ना को समझाया कि जिन्ना तेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कर देंगे, एक बार तो संविधान सभा बैठने दे, हम संविधान बनाएंगे तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे जो लोग हैं उन लोगों के लिए स्पेशल प्रावधान करेंगे, चिंता मत कर दूं। पर जिन्ना ने कहा मैं मानता ही नहीं हूं, संविधान सभा को ही नहीं मानता, बायकॉट कर रहा हूं मैं। और देख लो तुम लोग अगर सीधा सीधा भारत को पाकिस्तान को भारत से अलग कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब उन्होंने समझाया कि नहीं जिन्ना, पाकिस्तान को भारत से अलग तो नहीं करेंगे, तेरे जिम में वो कर लेना। जिन्ना ने कहा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। और अगला दिन था 14 अगस्त 1946 का। 14 अगस्त 1946 को जिन्ना ने सीधा सीधा रेडियो के अंदर आके भाषण दिया कि भाई 13 अगस्त को ही
कि भाई हम मुसलमानों को भारत से अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिन्होंने मोटिवेशनल भाषण दिया, भाषण देने के बाद में जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी थी उन्होंने मार हिंसा जो है वो पूरे भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैल चुके थे। जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे उन्होंने मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया, जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। और दंगे थे, भयंकर थे जिसकी हद नहीं है। जिन्ना ने वापस इनको कहा कि देख लो आज तो 14 अगस्त ही है, कल 15 आएगी, 16 अगस्त 1946 आएगी, 17 अगस्त 1946 आएगी, टाइम खूब सारा पड़ा है मेरे पास। अपने वालों ने खूब समझाया पर जिन्ना नहीं माना तो फाइनली जो है वो 15 अगस्त 1947 को जो है 14 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी से एक दिन पहले और पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी गद्दर मूवी के अंदर देखते हो कि भारत पाकिस्तान जब अलग हो रहे होते हैं तो ट्रेनें कैसे पंजाबियों से, सरदारों, सिखों से जो भर भर के इधर आ रही होती है और यहां से भी खूब सारे लोग जो पाकिस्तान में गए थे। खूब सारी उस मूवी के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाया हुआ है ये। और जब वो आ रहे होते हैं तो बीच में वो लड़ाई वगैरह हो जाती है। तो अपने को उस बातों में नहीं जाना, बट 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो जाता है। और पाकिस्तान का मुख्य, जो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जाना जाता है, उस बंदे ने पाकिस्तान को अलग कर लिया भारत से। अब बताओ भारत के पास फाइनली जो देखो अगस्त का टाइम था, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर, इतने टाइम तक भारतीयों ने जिन्ना को मनाया कि जिन्ना जैसे तैसे करके मान जाए, पर जिन्ना नहीं माना। तो देखो जिन्ना को कहा कि भाई पाकिस्तान को अलग कर देंगे तो इसमें कोई औपचारिक वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए। अब हम हमारे संविधान की मीटिंग तो बैठाएं कि नहीं बैठाएं, बट अभी तक संविधान सभा की मीटिंग नहीं हुई एक ही। तो अब हम कर रहे हैं संविधान सभा की बैठकें। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है। और जब बैठक होती है क्योंकि 7 महिलाएं सदस्य आई थी उसके अंदर, 211 मेंबर जो प्रथम बैठक में आए हुए थे। सॉरी 9 महिलाएं थी, 207 मेंबर जो प्रथम बैठक के अंदर आए हुए थे। 9 महिलाएं आई हुई थी। एम लक्ष्मीकांत के अंदर लिखा हुआ है कि 211 सदस्य आए हुए थे। वहीं एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि 207 सदस्य आए हुए थे। प्रथम बैठक एनसीईआरटी कितने कहते हैं? 207। एम लक्ष्मीकांत कहती है 211 सदस्य है। अच्छा, इसके अंदर महिला सदस्य कितनी थी? 9। प्रथम बैठक के अंदर महिला सदस्य कितनी थी? 9 थी। इतनी बातें समझ आ गई। अब पहली बैठक हुई तो जितने जो लोग खड़े हुए थे वो सारे के सारे वो सोच रहे कि मैं भाषण दूं। नेता थे सारे के सारे, नेताओं ने कहा मैं भाषण दूं, मैं दूं। और मतलब ऐसे शोर शराबा भयंकर हो रहा था। किसी ने एक ने कहा कि पहले एक कोई आदमी को बना दो, अध्यक्ष बना दो, ताकि ये चुप हो जाए सारे के सारे। सच्चिदानंद जी बैठे थे, बुजुर्ग आदमी थे, और किसी एक ने कहा कि आप थोड़े बडेरे आदमी और ये आपकी बातें मान भी लेंगे, तो आप जाके खड़े होकर इनको इतना कह दो कि एक बार साइलेंट होकर बैठ जाओ। और कोई बडेरा आदमी जब कहता है तो बच्चे या फिर उसके हम उम्र भी लोग भी जो है वो सारे थोड़े शांत हो जाते हैं। तो सच्चिदानंद जी को सत्यनारायण जी थोड़े से खड़े होकर ये बोल दो कि सारे सदस्य जो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बारी बारी से बोलने का सबको मौका दिया जाएगा। सारे बैठ गए। इसका मतलब अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष ऐसा ही बनाया गया था। सच्चिदानंद जी खड़े हुए, सभी को चुप करे। ऐसा ही क्यों बनाया? आज भी हमारे भारत के अंदर लोकसभा नहीं बनती है तो एक बार तो ऐसा ही अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद में संसद के अंदर इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन के बाद में जो पार्टी जिस बंदे को लोकसभा का अध्यक्ष बनाना चाहे उसको बना सकती है। जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो अध्यक्ष बन जाता है। मोस्टली वर्तमान के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष कौन है आप सभी बता सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। ऐसा अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। यह व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। फ्रांस से ली गई है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में
क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, वरिष्ठ मेंबर थे, वरिष्ठ सदस्य थे। वरिष्ठ एक तो उम्र से भी थे और खूब सारे कार्य वगैरह कैसे कर रखे तो वैसे भी वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप देख लो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता के अंदर पहली बैठक होती है, जिसका उद्घाटन किया था आचार्य कृपलानी ने। किसने किया था उद्घाटन? आचार्य कृपलानी ने। उद्घाटन किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने किया था। अच्छा, उसके बाद में 207 मेंबर आए थे, जिसमें से 9 महिलाएं आई हुई थी, और ये जो 93 रियासतों के सदस्य थे उनमें से कोई आए नहीं। रियासतों के राजाओं ने कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं। राजाओं लगा ऐसे ही करके रह जाएंगे, 1-2 दिन की बात है, फिर शांत हो जाएंगे वापस। पर इस बार ये संविधान सभा भयंकर वाले थे और अस्थायी थी। वैसे तो अस्थायी होने वाली थी, बट ये जो है वो अलग कुछ करने के लिए चले थे। राजाओं ने 93 रियासतों में से कोई बंदा आया ही नहीं था, दिलचस्पी कम दिखाई थी। अपने मंदे की थे 207 गए, पहली बैठक संपूर्ण हो जाती है। और सच्चिदानंद जी कहा कि देखो, मैं थोड़ा बुजुर्ग आदमी हूं, अध्यक्षता मेरे से संभाली नहीं जाएगी, किसी यंग बंदे को लीडर बनाया जाए, थोड़ा वरिष्ठ हो उम्र के हिसाब से और अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगली बैटिंग होगी, अगली मीटिंग को आ जाना सारे। अगली मीटिंग हुई 10 तारीख को, कल आना सारे, 10 तारीख को 11 बजे आ जाना। सारे के सारे लोग चले गए। चले जाने वाले कल सुबह 11 बजे आ गए। आते ही थोड़ी देर वापस बातें चालू करते ही सच्चिदानंद जी आज और जाओ, कल आ जाना। तो अगली बैठक हो रही है अपनी तीसरी बैठक, वैसे है ये दूसरी बैठक। बीपी झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर ये पूछा गया सवाल था कि भी दूसरी बैठक कब होती है। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी होती है 10 दिसंबर को। तो उसने मानना है, बाकी हम सभी मानते हैं 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक, ये बैठकें सुबह 11 बजे हुआ करती थी, इसलिए आज भी हमारी लोकसभा का टाइम जो लगभग 11 बजे ही है। बैठक हुई, बैठक होने के बाद में सच्चिदानंद जी का कि पहले तो साइलेंट होके सारे बैठ जाना, कोई बात मत करना, ज्यादा बातें करोगे तो फिर देख लेना कल की तरह वापस जाना पड़ेगा आपको। टाइम हमारे पास बहुत कम है, भारत तो आजाद हो ही जाएगा 1947 के अंदर। देख लो अगस्त, देख लो कितने महीने रहे, 8 और ये देखो 8-9 महीने रहे हैं। 8-9 महीने में संविधान तैयार कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो उन्होंने कहा कर लेंगे, देखते हैं। तो सारे के सारे साइलेंट हो जाते हैं। इस बार एक बंदे को अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र जी आपको स्थायी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्थायी हो आप। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे जो लोग बैठे थे उन लोगों में से किसी ने कहा कि स्थायी अध्यक्ष तो बना रहे हो, अगर किसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुखार हो गई तो, या फिर कोई और काम हो गया तो, और अगर वो नहीं आए तो एक और बना दे, दूसरा उपाध्यक्ष बना दे। तो दूसरा उपाध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष किसका बनाया जाए? उपाध्यक्ष बना दिया जाए एक एच.सी. मुखर्जी को। किसी ने फिर कहा कि अगर एच.सी. मुखर्जी की बुखार हो जाए या फिर एच.सी. मुखर्जी अपनी वाइफ के साथ मार्केट चले जाए, शॉपिंग वगैरह करने चले जाएं, नहीं आए तो किसी एक ने कहा कि ये नहीं आएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। और तीसरे बंदे ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद ही नहीं आए तो एच.सी. मुखर्जी आ जाएंगे। लोगों ने कहा कि भी फाइनली दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। किसी तीसरे ने पीछे बैठे ने कहा कि अगर दोनों नहीं आए तो, दोनों आएंगे इसकी क्या गारंटी है, दोनों नहीं आएंगे तो, तब आगे वाले बंदे ने कहा तब की तब देखेंगे।
पर फाइनली कालांतर के अंदर एक और उपाध्यक्ष बना दिया गया, दूसरा उपाध्यक्ष। कालांतर में वीटी कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। किसको? वीटी कृष्णामाचारी को। ध्यान रखना, वीटी कृष्णामाचारी। आगे एक बंदे का नाम आएगा टीटी कृष्णामाचारी, तो मैं आपको उस वाले टाइम पूछूंगा, मैं उस वाले टाइम पूछूंगा कि टीटी कृष्णामाचारी और वीटी कृष्णामाचारी। तो ध्यान रखना, वीटी कृष्णामाचारी का नाम कहाँ आया है? 11 दिसंबर को जो कालांतर के अंदर दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था, उस वाले टाइम बंदे का नाम आया वीटी कृष्णामाचारी। बाद में बनाया गया था, बहुत बाद में। अब सब लोगों ने कहा कि संविधान बनाना आता है क्या किसी को? अब नेता एक दूसरे का मुंह ताकते रहे कि संविधान मेरे को तो नहीं आता, मैं खाली भीड़ को देख सकता हूँ, भाषण दिलवा लो मेरे से, जैसा चाहे वैसा भाषण दिलवा लो, जनता को कैसे कंट्रोल करना है वो मेरे से भाषण दिलवा लो, क्या क्या वादे करने हैं वो मेरे से भाषण दिलवा लो। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अपना वो ना इतना काम नहीं है। खूब सारे नेता जो है वो खाली नेतागिरी करने में थे, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। तो किसी बंदे को किसी ने बनाया संविधान, आज तक हमने नहीं बनाया, तो क्या किया जाए? एक बंदा था जिसका नाम था BN राव। लोगों ने कहा BN राव जी ने हाल ही के अंदर, और ये वही राव जी है जिन्होंने बर्मा का संविधान तैयार करने में उनकी हेल्प करी थी। आगे बैठे जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि राव जी आप बताओ संविधान कैसे बनाया जाएगा। राव जी ने कहा मैं एक ड्राफ्ट तैयार करके दे दूंगा, आपको एक प्रारूप तैयार करके दे दूंगा, लिख के दे दूंगा कि ऐसा ऐसा बना लो, वैसा बना लेना। उन आगे वालों ने कहा ये ठीक है, ये काम बढ़िया एकदम है ना, अगर ये ड्राफ्ट दे देंगे हम कॉपी कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बनाना है। वो कॉपी नहीं करेंगे, बट हम कानून कायदों को नियमों को उस आधार पर ले लेंगे। तो क्या कहता है, एक बंदे को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाए। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि BN राव ने बर्मा, जो कि 1935 के अंदर भारत से अलग हो गया था, जिसको आज वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, का संविधान निर्माण में सहायता की थी। किसने की थी? BN राव ने। किस देश के संविधान निर्माण के? तो बर्मा के संविधान निर्माण के अंदर सहायता करी थी। किसने करी थी? BN राव ने। BN राव को क्या बना दिया जाए? और मैंने आपको बताया था कि BN राव ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। तो पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट को हिंदी में कहते हैं प्रारूप। प्रथम प्रारूप BN राव ने पेश किया तथा अंतिम प्रारूप समिति ने प्रारूप किया, पारित पेश किया। ये हो गया, प्रारूप हो ही गया तुम लोगों का। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पूछा गया कि दूसरी नहीं है तीसरी है ये। बट अपने को इतना ध्यान रखना है कि ये अब हम इंडियंस मतलब M लक्ष्मीकांत इसको दूसरी मान रही है, तीसरी नहीं मान रही। छत्तीसगढ़ वाले पता नहीं कहां से लेके आए थे वो। बाकी देख लो वापस 11 दिसंबर को बैठक होती है, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। कालांतर के अंदर VT कृष्णामाचारी को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में घोषित कर दिया गया। BN राव ने अपना प्रथम प्रारूप पेश किया और अंतिम प्रारूप डॉक्टर BR अम्बेडकर की समिति, प्रारूप समिति, जिसके 7 से 8 मेंबर हुआ करते थे, हम जानेंगे उनको, उन लोगों ने तैयार किया था और अंतिम प्रारूप उन लोगों ने पेश किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का, हम जानेंगे।
उससे पहले अगली मीटिंग होती है 12 दिसंबर को, एग्जैक्टली 12 को हीर नेता लोग जो है वो ऐसे ही बातें बातें करने के अंदर टाइम टिपा दिया अपना। 13 दिसंबर को मीटिंग होती है और 13 दिसंबर को लोग सारे सीरियस कि भी बनाएंगे कैसे, बातें करते हुए दिन 4 हो गए, ऐसे ही बातें कर करके टाइम वेस्ट हो आ जा रहा है हमारा, कुछ तो अलग करें। अगली तीसरी बैठक हो रही है और तीसरी बैठक को नेहरू जी रात को 1 बजे तक जाग के एक ड्राफ्ट तैयारी किया, एक प्रारूप तैयारी किया और वो प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर को लाते ही। सारे के सारे भाषण शुरू होने से पहले नेहरू जी ने कहा सुनो मैं तुम लोगों के लिए एक लेके आया हूं कुछ चीज, और नेहरू जी ने बैग में से काटे 4-5 पेज और पेज ला के दिखाया कि देखो ऐसा बनाना है हमारा संविधान, ये हमारा उद्देश्य होगा संविधान बनाने से, हमें इस रास्ते से भटकना नहीं है, ध्यान रखना इस रास्ते के इधर उधर ही नहीं जाना, एकदम सीधा सीधा जाना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था। कब किया था? तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर को। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। क्या पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। अच्छा, इससे मैं और इंटरेस्टिंग बात हूं, देखो नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया तो यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी अगले साल को पारित हो जाता है। यह सवाल कई सारे वनडे एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। अच्छा, अगला साल आ जाता है तब तक। अब क्या कह रहे हैं? अब उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? तो नेहरू जी ने अपनी बैग से 7-8 पेज निकाले थे। वो पेज थे क्या? उन पेज में लिखा हुआ क्या था वो जानते हैं। देखो उद्देश्य प्रस्ताव, तो हेडिंग लिखो हमने उद्देश्य प्रस्ताव। पहली बात है कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण। ये बात लिखी हुई थी कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना। 3 शब्द हमारे पास आते हैं। स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य। क्या होते हैं भारतीय गणराज्य? क्या होता है संप्रभु? क्या होती है स्वतंत्रता? तो स्वतंत्र यानी जो आजाद, आप सभी समझ रहे हो। संप्रभु के अंदर मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ऐसा संविधान जो अपने आंतरिक और बाह्य रूप से किसी भी तरह से कोई भी दबाव में ना रहे। हम उन इंडियंस के लिए कानून बना रहे हैं, हम उन इंडियंस के लिए संविधान बना रहे हैं जो एक लंबे टाइम के बाद अंग्रेजों से आजाद हुए हैं। हम ऐसा कानून, ऐसा संविधान, ऐसे लॉ बनाना चाहते हैं जिसके अंदर ये इंडियंस वापस जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन ना रहे और हमें कोई ये ना कहे कि आपको यह करना है वो करना है। अच्छा, संप्रभु की बात है। गणराज्य, गणराज्य क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। गणराज्य क्या है? गणराज्य का मतलब होता है वह राष्ट्र का अध्यक्ष जिसका राष्ट्राध्यक्ष अगर वंशानुगत हो तो वो गणराज्य है। राष्ट्राध्यक्ष का मान लो, उदाहरण के लिए मान के चलो भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के बाद में या तो उनका बेटा बनेगा, बेटे के कार्यकाल के बाद में उनका बेटा, फिर ऐसे अगर ऐसा हेरिडिटरी वंशानुगत चलता रहे तो वो क्या कहलाता है? तो वो और अपने गणराज्य नहीं कहलाता है। तो गणराज्य क्या है? तो गणराज्य है कि जैसे मान लो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गए, द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद में नए बंदे को चुनाव करवाने के बाद में जो वहां पर इलेक्ट जो है वो और नियुक्त किया जाता है। तो जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं है ना, वो देश गणराज्य है। क्या भारत गणराज्य है? क्या भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत होता है? नहीं होता, भारत गणराज्य है। क्या ब्रिटेन गणराज्य है? ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा रानी एलिजाबेथ 3rd 4th 5th 6th वो रानियां चलती जा रही है। तो ब्रिटेन के अंदर जो है वो क्या नहीं है? ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। पहली बात हो गई है। दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए जाने चाहिए। निम्नलिखित क्या है? पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासतें या फिर भारतीय राज्य।
अन्य क्षेत्र जैसे गोवा, पुडुचेरी, जिन पे पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने कब्जा कर रखा था, और वे क्षेत्र जो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भारत में शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्या कहलाते हैं? इन लोगों को भारत के अंदर शामिल करना है। किन किन लोगों को शामिल करना है? हम भारत के लिए जो संविधान बना रहे हैं, उस भारत के लिए, स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। इस भारत के अंदर ब्रिटिश भारत को मिलाया जाएगा, जिस पर इन गोरों ने अधिकार कर रखा है। 15 अगस्त के बाद में इनका पापा कट जाएगा और ये चले जाएंगे यहां से। तो इसको हमारे भारत के अंदर मिलाना है। रियासतें जिन पे राजा राज कर रहे हैं, राज थोड़े दिन का रहेगा, इनसे राज छुटवा लिया जाएगा और ये रियासतें भारत के अंदर मिला ली जाएगी। अन्य क्षेत्र जिन्होंने गोरों के अलावा और दूसरे गोरे, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था, पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर रखा था, उन क्षेत्रों को भी भारत में मिलाना है। और नेहरू जी ने धीरे से कहा, और सुनो, जो अपनी इच्छा से भारत में मिलना चाहते हैं, उदाहरण सिक्किम, जिसको 1975 में भारत में मिलाया गया था, तो उसके लिए भी यही संविधान लागू होगा, कोई दूसरा अलग से नहीं बनाया जाएगा। तो किस किस क्षेत्र शामिल होंगे? ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य, अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा, पुडुचेरी, अन्य राज्य या क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में क्या होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। नेपाल अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो नेपाल के लिए आज वही संविधान लागू होगा जो हमारे लिए लागू है। भूटान, अफगानिस्तान, कोई भी देश अगर भारत के अंदर ऐड होना चाहता है तो उस देश के लिए वही कानून लागू होगा जो भारत के लिए लागू है। यह बात उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर नेहरू जी कह रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपको बीच में इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें से कोई सवाल PYQ के अंदर जो है वो हम टेलीग्राम पर सोल्व करेंगे। तो मेरी ये राय है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर, फायदा है भयंकर वाला। फ्री के अंदर हम वहां आंसर राइटिंग करेंगे, सवाल दिया करूंगा मैं जो भी PYQ के अंदर आए हुए हैं। PYQ के सवाल वहां हम खूब सारे जो है वो स्टूडेंट आंसर राइटिंग करेंगे, जिससे आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सके। वापस आते हैं इसी के अंदर, तीसरी जो शर्त है वो रखी थी कि राज्यों को स्वायत्तता दे दो। क्या दे दो? स्वायत्तता दे दो, और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी जाए। तीसरी बात क्या है? अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी जाए? राज्यों को दी जाए। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां क्या है? देखो, शक्तियां मोस्टली 3 प्रकार की है। देखो, मोस्टली आप लोगों ने देखा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ऐसे नियम, ऐसी लिस्ट कानून की जिसमें संघ केंद्र भारत कानून बनाता है वो तो संघ सूची, वह लिस्ट जिसमें राज्य कानून होते हैं राज्य सूची, वह लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं वो कहलाती है समवर्ती सूची, और वह लिस्ट जिसपे ना कानून संघ बना सकती है, ना राज्य बना सकती है, ना समवर्ती सूची के अंदर उसका नाम है, तो वो वाली लिस्ट कहलाती है अवशिष्ट लिस्ट। और वो अवशिष्ट शक्तियां वो राज्यों को दे दी जाए।